एमपी अजब है और इस अजब एमपी की गजब कहानी है। क्या आपने आज तक ऐसी नहर देखी है जो बनने के बाद अदृश्य हो गई हो? अगर नहीं तो आपको एक बार श्रृंगी ऋषि मुनि की तपोभूमि सिंगरौली जिले में लेकर चलते हैं। इस जिले में एक ऐसी नहर बनाई गई है जो अब अदृश्य हो गई है। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में सिंगरौली जिले में नहर बनाने की बात शुरू हुई थी, जिसके लिए सरकार ने नहर बनाने वाले ठेकेदार को 243 करोड़ 95 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। डैम बनाने की आखिरी तारीख भी तय हो गई और तारीख रखी गई 28 मार्च 2024। हालांकि 5 साल बीत जाने के बाद भी डैम का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। यहां तक कि एक पाइप तक नहीं बिछाई गई। स्थानीय बीजेपी विधायक मेश्राम ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। उन्होंने परियोजना की प्रगति के बारे में सवाल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। अब हर कोई अदृश्य नहर की खोज में लगा हुआ है। आखिर यह नहर अचानक गायब कहां हो गई? दरअसल सिंगरौली में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में 2018 से लेकर 2020 के बीच एक डैम वाटर चैनल बनाने के लिए सरकार की तरफ से एक कंपनी को 243 करोड़ 95 लाख रुपए का एडवांस भुगतान किया गया। इधर प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, लेकिन इस मामले पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। प्रदेश में मौजूदा समय में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन डैम का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। विधानसभा में विधायक को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने अब इसे मंजूरी दे दी है और पर्यावरण मंत्रालय से इसके लिए एनओसी मांगी जा रही है। और देवेंद्र पांडे मेरे सहयोगी सिंगरौली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या है जरा वो खुद बताएंगे। देवेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मामला है क्या? आखिर कहां चली गई ये नहर? करीब करीब 250 करोड़ रुपए की नहर अचानक कैसे गायब हुई? जी आसिफ, मैं बताना चाहूँगा कि वैसे भी एमपी जो है अजब है और अजब एमपी की गजब कहानियाँ होती हैं। अक्सर ऐसे कई इस तरह की घटनाएं घटती हैं जहां पर इसीलिए एमपी को अजब कहा जाता है। चूँकि सिंगरौली जिले में भी इस तरह का एक मामला सामने आया है। जो डैम बनाया ही नहीं गया है उसके लिए कमलनाथ सरकार में जो है 243 करोड़ 95 लाख की राशि जो है एडवांस में दे दी गई है, लेकिन डैम धरातल पर है ही नहीं, यानी सिर्फ कागजों में ही। क्या आप उसी जगह मौजूद है जहां नहर होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं? और अगर आप वहीं मौजूद है तो दिखाइए जरा वो जगह जहां से नहर गायब हुई। बता दूं आपको कि सिंगरौली जिले की ये जालपानी एक गांव है। जालपानी गांव में बांध बनाया जाना था गोपत नदी पर सिंचाई के लिए, और उसी बांध से जो है नहर निकाली जानी थी, लेकिन जो है बांध आज तक बन नहीं पाया है। और जो है और इसी बीच में एक बड़ा घोटाला सामने आ गया है, यानी 243 करोड़ 95 लाख रुपए एडवांस में ठेकेदार को दी गई, लेकिन ठेकेदार ने ये एक पाइपलाइन बिछाने का भी काम नहीं किया, यानी किसी तरह का वहाँ पे कोई काम धरातल पे हुए नहीं और पैसा ठेकेदार ने हजम कर लिया। अब इस पूरे मामले में देखिए सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर जो डैम बनाया धरातल पर है ही नहीं है, उस डैम के लिए सरकार कमलनाथ चूँकि सरकार के ड्यूरेशन में ये सारा खेल हुआ है, यानी 2018 से 2020 के बीच में राशि जो है निकाली गई है, यानी एडवांस में राशि ठेकेदार को दी गई है। और उस बीच में जो है देखिए 5 साल का इसका समय दिया गया था, डेडलाइन दिया गया था, लेकिन 5 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक धरातल पर कोई काम भी नहीं हुए हैं। और ये जो नहर है अब जो है पूरी तरह नहर अदृश्य है। अब इस जो नहर की तलाश जो है हर लोग कर रहे हैं कि आखिर बहुत छोटे में देवेंद्र ये बताइए, ये नहर है या स्टॉप डैम है जिसका निर्माण होना था? देखिए डैम है, डैम से ही नहर बनाई जानी थी, क्योंकि सबसे पहले तो वहां पे गोपत नदी पर बांध बनाया जाना था और बांध के बाद नहर की ये थी और फिर वहां से नहर निकाली जानी थी। ठीक है, मैं लौटता हूं देवेंद्र आपके पास। हमारे इस वक्त पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करता हूं बीजेपी से प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी का, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता समर सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सिंगरौली के समाज सेवी भास्कर मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भास्कर जी, इसके अलावा समर जी और ब्रिज गोपाल जी, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा भास्कर जी आपसे है। भास्कर जी, जरा ये बताइए कि इस चेक डैम और उसके बाद नहर से सिंगरौली और आसपास के लोगों को कितना फायदा होने वाला था? योजना अटकी कहां और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? लगभग सर
135-140 गांवों की सिंचाई इसमें से होनी थी। वो 135-140 गांव मिला करके लगभग 33,000 स्क्वायर हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई इसमें होनी थी। लेकिन बताया जाता है कि इसमें जब प्लिंथ लेवल में ये काम आया, उसके बाद ही इस काम को जो है लगभग स्टे कर दिया गया। और इसके भास्कर बाद जी, आपके पीछे सवारी निकल रही है क्या बाबा की, या कुछ ऐसा आयोजन? नहीं, मेरे ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं, मुझे वो आवाज आ रही थी जैसे कोई पीछे महाकाल की सवारी या कुछ इस तरह चल रही हो। हाँ, बोलिए सर, आप बोलिए। एसी चल रही, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, बोलिए सर। तो इसमें लगभग 33,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है इसकी सिंचाई होनी थी। लेकिन जैसे ये 2018-19 में लगभग मार्च में ये योजना जो आई और धरातल में जब आना हुआ 18-19 में, जी। तो कुछ दिनों बाद इसका बताया जाता है कि आधार फाउंडेशन लेवल करके और फिर इसको स्टे कर दिया गया। और बावजूद इसके जो है मटेरियल के नाम पे लगभग 245 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। और इसमें दो कंपनियां ने ज्वाइंट वेंचर में लिया था इसका काम। एक पटेल इंजीनियरिंग है, एक मेंटेना कंस्ट्रक्शन है। इन दोनों ने मिल करके और मटेरियल के नाम में पूरा पैसा निकाल लिया। और बताया यह भी जाता है कि जो जानकारी हमें मिली है कि शुरुआत में तो कुछ एक दो चेक जो है तो उसमें कुछ मटेरियल खरीदा भी गया, लेकिन इसके बाद कोई मटेरियल वगैरह की परचेजिंग नहीं हुई। लेकिन फिर भी चेक जो है कटते रहे और इस तरीके से मिला करके लगभग 245 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। मैं भास्कर जी आपसे जानना चाहता हूं, अब तक जो मेरी जानकारी है, किसी भी सरकारी निर्माण कार्य का टेंडर उठता है, टेंडर होता है, उसके बाद कंपनियों को चिन्हित किया जाता है, फिर काम शुरू होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होता है, एनओसी जारी होती है और तब जाकर भुगतान होता है। क्या इस मामले में पूरी पेमेंट एडवांस कर दी गई? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये बताया जाता है कि काम तो धरातल पर कुछ है ही नहीं है सर। सीधे सीधे पैसा निकाल लिया गया मटेरियल के नाम पे। और इसमें जो है बताया, ये एसडीओ जो है तो पहले उसको मटेरियल को चेक करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, फिर नहीं सॉरी, पहले सब इंजीनियर करता है, फिर एसडीओ करता है, फिर 10% उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करता है, और इसके बाद जो है जाकर के इसका पेमेंट होता है। लगभग 9 लोग शामिल होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर के नीचे तक, तब जाकर के इसका पेमेंट होता है। बताते हैं मतलब इतने लोगों का साइन उसमें होता है और इतने लोगों की जांच पड़ताल होती है। इसके बावजूद भी बिना किसी काम के, बिना किसी मटेरियल के, जो इससे पहले एक बार मामला उठा था तो जांच भी हुई थी। एक टीम बना करके तत्कालीन कलेक्टर ने जांच करवाई थी, तो पता चला कि इसमें लगभग 40-40 करोड़ रुपए का जो मटेरियल पाया गया, जो इनके स्टॉक में पाया गया। अन्यथा सारा पैसा यूं ही निकल गया, कोई न तो मटेरियल कहीं है और निकल गया, घोटाला हुआ, घपला हुआ। इन शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं लौट रहा हूं आपके पास तरह भास्कर जी, समर सिंह जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और जब ये काम शुरू हुआ और जब पैसा बटा, उस वक्त कमलनाथ सरकार थी 2018 में। समर जी, तो ये नहर कहां चली गई सर, पता लगा आपको? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस नहर की जो घटना है इसको देखकर 2009 की एक मूवी आई थी वेल डन अब्बा, जिसके अंदर बावड़ी चोरी हो जाती है। वो एक व्यंग्य थी सरकार की काम करने की चीजों पर। जहां तक की बात है कि हमारी अल्प समय की सरकार के अंदर हमने मेट्रो की लिए बात निकाली थी, हमने मेट्रो के टेंडर्स करे और उस समय 2022 में उसको चालू करना था, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। जहां तक की बात है धार जिले के अंदर अभी कारम डैम का आप सुना होगा, जो मिट्टी का पूरा डैम इन्होंने बना दिया और उसकी 300 करोड़ की मलाई जो है वो भाजपा के मंत्री और जो वहां के नेता थे और ठेकेदार थे वो लोग खा गए। तो जहां तक की बात है कि ये जो जहां तक की बात आ रही है कि कमलनाथ जी के सरकार के दौरान ये सब भुगतान किया गया है, तो बहुत अल्प समय की हमारी सरकार थी और उसके बाद में इस सब चीजों को चेकआउट करने का जो काम था वो भाजपा सरकार का था। शिवराज सिंह जी चौहान को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप तो पहले ही सवाल में बोरिया बिस्तरा लेके चढ़ गए। मैं तो आपसे केवल इतना पूछ रहा हूं समर जी अभी कि आपने एडवांस पेमेंट क्यों की थी, क्या नियम थे, किस वजह से की थी? मेरा पहला सवाल आपसे ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर एडवांस पेमेंट हो गई तो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी देखरेख भी की जाएगी कि नहीं की जाएगी? बिल्कुल सही बात है। तो जहां तक की बात है एडवांस पेमेंट की, पहले जवाब दे दीजिए समर जी को, फिर लौटता हूं।
हाँ भास्कर जी। इसमें हमें टेंडर की शर्तों को देखना पड़ेगा, किन शर्तों के आधार के ऊपर उनको टेंडर मिला है। और जहां तक की बात है कि जांच होनी चाहिए, तो जांच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, उनकी जो सरकार है वो स्वतंत्र है। वो क्यों नहीं जांच करके जो जिम्मेदार लोग हैं उसके अंदर जो गुनहगार हैं उनके ऊपर सजा क्या कुछ, या फिर उनको घेरने की कोशिश करती है? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? पहले भी जिस प्रकार से भास्कर जी ने बताया कि एक टीम गठित की गई है, और टीम गठित करने के बाद में क्या हुआ, उसका नतीजा, कौन उसके अंदर लोग थे? तो कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर भी जो दोषी पाए जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होंगे, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर इसके अंदर कोई भी लोग दोषी हैं तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हम आपके साथ में हैं। समर जी, आपको जानकारी है इस बारे में कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में एडवांस पेमेंट पूरा का पूरा कर दिया जाता है और ऐसा हो जाता है? देखिए, टेंडर की शर्तें मेरे सामने नहीं हुई हैं, मेरे को नहीं पता है कि किस प्रकार से टेंडर की शर्तों को यहाँ पर लिया गया है। वो अब आप शोध का विषय रहेगा, उसके लिए जो सरकार है वो देखेगी कि अगर टेंडर है वो विधिवत रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है, और जिसके अंदर जो भी कमियां हैं उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। हम तो कह रहे हैं सामने से। अब मैं लौटता हूं आपके पास। समर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रिज गोपाल जी, 18 से लेके 20, ये 15 महीने की सरकार थी, इनकी सरकार चली गई। 20 से लेके 24, 4 साल तो हो गए। 4 साल में सर आप भी नहीं ढूंढ पाए कि नहर कहां गई? ऐसी कहां नहर छिपा दी गई कि 15 महीने में ना कांग्रेस को मिली ना 4 साल में आपको मिल पा रही है? आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें मुझे लगता है बहुत सारे उत्तर हैं, और फिर समर जी ने जो कहा वो मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो मामले का पटाक्षेप ही कर दिया है। उन्होंने एक तरीके से ये बता दिया है कि कांग्रेस की सरकारें इसी तरह काम करती हैं, इसी तरह चोरी करती हैं, इसी तरह भ्रष्टाचार करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की ये जिम्मेवारी है कि वो पब्लिक का जो पैसा है उसकी जांच करें, उसको रिकवर करें, और फिर जब हम रिकवर करें और जब उनके खिलाफ एजेंसियां कार्रवाई करें तो कांग्रेस फिर कहने लगे कि लोग देखिए आप ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, या ईओडब्ल्यू का हो रहा है। एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। मैं समर जी आपको संज्ञान के लिए बता दूं, कोई भी ऐसा टेंडर की शर्त नहीं हो सकती जहां पूरा भुगतान अग्रिम कर दिया जाए। ऐसा कोई टेंडर नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, रनिंग बिल होता है, उसके साथ थोड़ा बहुत एडवांस होता है, परंतु वो 10%, 5%, 15%, इससे अधिक नहीं होता। परंतु यहां तो 243 करोड़ रुपए किसी की जेब में डाल दिए गए। और कमलनाथ जी की सरकार, जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि वो तो बहुत बड़े कुशल प्रशासक हैं, और क्या क्या आप उनके सामने उत्पाद ही नहीं बारीक तोड़ते आटा हैं। पीसती है कमलनाथ की चक्की। परंतु हमें मालूम है कि छिंदवाड़ा में भी एक इस तरह का मामला हुआ था। आसिफ भाई, आपको बताऊंगा, आप बड़ा आश्चर्य करेंगे। छिंदवाड़ा में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय, जब कमलनाथ जी पूरे रुतबे और जलाल पर थे, उस समय एक तालाब खुदने का काम हुआ। वो तालाब कभी खुदा नहीं। जब वहां दूसरा एसडीओ पहुंचा तो उसने पूछा कि यहाँ तालाब है नहीं और इसका पूरा भुगतान हो गया, तो उसको कहा गया कि तुम इसको वापस से फिलिंग का काम ले लो और फिलिंग का पैसा आप रख लो। तो इस तरह के काम कांग्रेस की और कमलनाथ की, दिग्विजय सिंह की ये सरकारें करती रही हैं। और निश्चित है, हमारा तो संकल्प है कि हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसमें किसी को कोई अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं तो फिर अब मेरा ब्रिज गोपाल जी आपसे सवाल यह है कि आपने कहा भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, अच्छी बात है। इन 4 सालों में आप तक खबर नहीं पहुंची कि एक नहर है गायब है, या आज आपको पता लग रहा है हमारे जरिए से? आसिफ भाई एक बात और समझ लीजिए, हम काम कर रहे हैं, वो आपकी रिपोर्ट बता रही है कि सरकार ने ही बताया है, ये हमारे ही विधायक जी ने मसला उठाया है, उस सरकार ने ही बताया है कि किस तरह हमने उसके लिए पर्यावरण की अनुमतियां ली हैं, वहां काम प्रारंभ कराने जा रहे हैं। ये भी दिखा रहा है कि हमेशा प्रयास हम करते हैं, विकास हम करते हैं, और भ्रष्टाचार कांग्रेस जो उनकी परंपरा है उसमें कुछ भी उन्होंने नया नहीं किया है। हम उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है कि कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ये करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ना तो मुझे कोई आश्चर्य है, ना इस प्रदेश की जनता को कोई आश्चर्य है। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। इसका मतलब देवेंद्र, भास्कर जी एक मिनट, देवेंद्र, इसका मतलब कि अगर अब जाकर पर्यावरण या बाकी एनओसीज और आपत्तियां अनापत्तियां ली जा रही हैं, तो इसका मतलब नहर के लिए जो एडवांस जारी हो गया, भुगतान हो गया, उससे पहले कोई एनओसी नहीं ली गई किसी विभाग से, या कम से कम पर्यावरण से तो कोई एनओसी नहीं ली गई जो अब ली जा रही है? सब ये तो बिल्कुल एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि ये सारा चीज़ें जो होता है, कोई किसी भी निर्माण के पहले जो होता है एनओसी सबसे पहले जरूरी होती है, एनओसी ली जाती है जो संबंधित विभाग से। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एनओसी नहीं ली गई है, तभी तो ये एनओसी ली जा रही है दोबारा। और
एनओसी में चूंकि पर्यावरण की एनओसी है और जो संबंधित विभाग हैं उनकी एनओसी है, तो एनओसी में भी वक्त लगेगा। इसके बाद नहर धरातल पर उतरेगी, यानी धरातल पर दिखेगी कि ये नहर बन रही है और डैम का निर्माण की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पहले जो साफ तौर पे समझा जा सकता है कि एनओसी ही नहीं थी और बिना एनओसी की यहाँ पर काम ठेकेदार को दे दिया गया, तो ये बड़ा प्रश्न तो है ही, और पैसे एडवांस में ही उसको भुगतान हो गया। तो ये घोटाले का साफ तौर पे संकेत है, और बड़ा घोटाला तो है ही क्योंकि धरातल पर कुछ है ही नहीं, और बिना धरातल पर कुछ काम कराए ठेकेदार जो 243 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि जो है हजम कर लेता है, तो ये बड़ा सवाल भी है और सोचने के लिए हर किसी को मजबूर भी करता है कि कमलनाथ की सरकार में आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। हालांकि भाजपा की भी सरकार रही, इसके बाद जांच सबसे पहले तो भाजपा को करना चाहिए कि आखिर जो योजना लागू की गई थी, स्वीकृति की गई थी, उस योजना की प्रगति क्या है, किस तरह से योजना में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये भाजपा पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर भाजपा अब तक क्यों सोती रही। 5 साल का चूंकि कार्यकाल जो समय था वो इसका पूरा करने का था, और उस 5 साल में क्या भाजपा को कभी ये देखने को मौका नहीं मिला कि ये यहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि राशि तो स्वीकृत हो चुकी है। तो काम को भी मॉनिटरिंग करने का ये था कि भाजपा को करना चाहिए, लेकिन भाजपा ने भी नहीं किया। यानी कांग्रेस और भाजपा ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोनों दोषी इसको ले सकते हैं। अब जो है क्योंकि ये मामला सामने आया है, तो जाहिर सी बात है कि अब एनओसी ली जा रही है, इसके बाद धरातल पर आएगा, लेकिन कब जो है लोगों को पानी मिल पाएगा, किसानों को पानी मिल पाएगा सिंचाई के लिए, यह भी देखने वाली दिलचस्प बड़ा सवाल है। कम से कम 250 करोड़ रुपए का सवाल तो है ही। मैं देवेंद्र लौट रहा हूं आपके पास। भास्कर जी, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर यही इसी तरह से चलती है चीजें तो ठीक है, फिर तो मैं आपके घर के आंगन में बोरिंग करता हूं, बड़ा सा गड्ढा खोद देता हूं, आपसे बाद में आपत्ति ले लूंगा कि आपको आपत्ति तो नहीं है, चलेगा? नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा इसमें जी। ये टेंडर जरूर कमलनाथ जी के सरकार में हुआ था, लेकिन और तब काम भी चालू हुआ था। हाँ। जिसका फाउंडेशन भी बना। फाउंडेशन बनने के बाद ये भी बात सत्य है कि जब मटेरियल के लिए पैसे रनिंग बिल दिए जाते हैं, ये नियम में भी है, लेकिन ये बिना मटेरियल आए जो है इसका पूरा भुगतान हो गया। भाई ऐसा होता है ना। और ये एक चीज और मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा सर कि जो ये घोटाला आया ना, घोटाला कोविड के दौरान पता चला 2020 में, और तभी ये जानकारी हुई और तभी ये घोटाला हुआ। उसी समय ये पेमेंट हुए पूरे, क्योंकि उसके बाद कमलनाथ जी की सरकार जा चुकी थी, बीजेपी की सरकार आ गई थी, और बीजेपी के सरकार में ही ये सारे पेमेंट हुए हैं। इसके सारे तथ्यात्मक थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहता हूं। और जो है इसमें ये होता है कि पहले जिस रनिंग मतलब जिस तेजी से चेक काटे गए हैं, उस तेजी से जो है तो कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई भी कंपनी मटेरियल सप्लाई कर ही नहीं सकती। हर तीसरे दिन चौथे दिन चेक कटाया। आप पूरा अगर डेट देखेंगे इसका, अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा, तो पूरा डेट अगर इसका देखेंगे ना तो बहुत कम समयों के अंतराल में चेक कटे अरे गए तो हैं। भास्कर जी, आपने तो स्थिति पलट दी। हमको तो देवेंद्र ने बताया कि ये कांग्रेस सरकार में भुगतान हुआ है, इसका आप बता रहे हैं कि वो बीजेपी सरकार में भुगतान हुआ है? नहीं, बिल्कुल क्या कहते हैं, कांग्रेस के सरकार में इसका टेंडर हुआ था, ठीक है, और काम भी शुरू हुआ था, लेकिन जो चेक कटे हैं और जो ये घोटाला हुआ है, ये बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। अब ये मुझे नहीं मालूम कि और इसके बाद क्या आप बता सकते हैं, एक मिनट ब्रजगोपाल जी, थोड़ा स्थिति साफ हो जाए। ब्रजगोपाल जी, क्या आप बता सकते हैं कि तारीख क्या रही होगी जब भुगतान का पहला चेक कटा? अपनी बात कंप्लीट कर लेना चाहता हूं, थोड़ा सा बात कंप्लीट कर लेने दीजिए मेरी। आप ही को बोल रहा हूं सर, आप ही से पूछ रहा हूं। आपको याद है कि पहला चेक किस तारीख को कटा था? हमको अंदाजा आ जाएगा सरकार किसकी थी। नहीं, मेरे को पहला चेक एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम है, लेकिन जो मैंने जानकारी हासिल की उसमें पहला चेक तो पहले चेक भले ही कांग्रेस के जमाने में कटा होगा, लेकिन एक दो चेक कटे थे। लेकिन इसके बाद उस समय मटेरियल भी आया था, क्योंकि 41 करोड़ रुपए का मटेरियल जो है तो बरामद भी हुआ जांच में। लेकिन उसके बाद जो चेक कटे उसका कोई मटेरियल नहीं आया, लेकिन फिर भी चेक करता रहा। जबकि ये होता है कि सब इंजीनियर पहले चेक करता है, फिर एसडीओ चेक करता है, फिर 10% मटेरियल जो है एचकेटी इंजीनियर चेक करता है। इसके बाद जो है मेरे ख्याल से जो मुख्य अभियंता होता है वहां के एनओसी वगैरह के बाद जो है पेमेंट होता है। ठीक, तो देवेंद्र एक मिनट, भास्कर जी एक मिनट रुकिए। देवेंद्र, इसका मतलब भुगतान दोनों सरकारों में हुआ,
आपके पास इस बारे में क्या जानकारी है? कांग्रेस के वक्त में, चूंकि जैसा भास्कर जी बता रहे हैं कि जो चेक कटे उसमें कम से कम मटेरियल भी आया, लेकिन बीजेपी सरकार में जो चेक कटे उसका मटेरियल आया कि नहीं आया? से लेकर ये 5 मार्च 2020 तक, ये 19 जून 2019 से लेकर 5 मार्च 2020 तक के बीच में भुगतान हुआ है। यानी उस ड्यूरेशन में कांग्रेस की सरकार थी, न कि भाजपा की थी। जब कांग्रेस के सरकार में तो भुगतान ही हुआ है, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि आखिर भुगतान किस तरह से हो गया। भाजपा की सरकार 2000 यानी के के बाद बनी है और 21 मार्च के आसपास, 20 मार्च को शायद इस्तीफा दिया था कमलनाथ ने। मार्च तक के बीच में ये ड्यूरेशन तक के उस टाइम में कमलनाथ की सरकार थी, जिस वजह से जिसमें ये भुगतान हुआ है। अच्छा, मुझे लगा था डिबेट जो है वो ब्रिज गोपाल जी और समर जी के बीच में रहेगी, लेकिन डिबेट फिलहाल भास्कर जी और हमारे देवेंद्र के बीच में हो गई है। और देवेंद्र तथ्य बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं। अरे ब्रिज गोपाल जी, 1 मिनट रुकिए, पहले तो तारीख ही तय कर लें, उसके बाद सवाल पे आऊंगा मैं आपके पास। हाँ भास्कर जी बताइए जल्दी से, फिर मैं जाऊंगा समर जी के पास और ब्रिज गोपाल जी के पास। तथ्यात्मक पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि देवेंद्र जी वो बता रहे हैं जो कि स्थानीय पेपरों में निकला है, जबकि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने आप में ये सही साबित नहीं करते। जो शुरू में कांग्रेस के जमाने में जरूर चेक कटा है, इस बात को मानता हूं मैं। 2-3 चेक कटे हैं जिसमें मटेरियल आया है, 41 करोड़ रुपए का मटेरियल आया है जो कि बरामद हुआ, और बीजेपी की सरकार की प्रशासन ने ही बरामद किया है। लेकिन उसके बाद जो चेक कटे वो उसकी न तो कोई जांच पड़ताल की गई, लगातार बराबर गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कटी है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जो उसके प्रधान अभियंता हैं, वो अभियंता थे उस समय के, वो उनका नाम ईओडब्ल्यू में था। ईओडब्ल्यू में नाम हटा करके और आज उनको इस विभाग का प्रमुख एनसी बनाया गया है। आप सोचिए, उस समय प्रोक्योरमेंट चीफ इंजीनियर थे, वो आज एनसी बनाया गया है, जबकि ईओडब्ल्यू में उनका नाम चल रहा था। ईओडब्ल्यू से नाम हटा करके उनको एनसी, और रिटायर होने के बाद जो है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको एनसी बनाया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो है काम कहां से शुरू हुआ और कहां तक खत्म हुआ। ये ठीक, भास्कर जी मैं बात समझ गया आपकी। अब आप 1 मिनट रुकिए, मुझे जरा अभी समर जी और ब्रज गोपाल जी के पास जाना है। ब्रज गोपाल जी देखिए, पहला मेरा सवाल यह है कि अब तक आप जब मान रहे हैं कि घोटाला हुआ, तो क्या आपने इन दोनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट या इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की, कोई एफआईआर हुई है अब तक इस मामले में, या अभी उसके लिए और थोड़ा देर लगेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले सरकार की ये जिम्मेवारी है कि ये जो जनता का धन है उसकी रिकवरी हो, ये पहली आवश्यकता है। दूसरी बात, भास्कर जी को शायद क्या ध्यान में से हट रहा है, मैं अपडेट कर देता हूं उनको। 23 मार्च 2020 जब माननीय शिवराज जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और अगले दिन 24 मार्च 2020 से देश में लॉकडाउन लागू हो गया। उसके बाद 2021 तक सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि इन कामों के लिए धन आवंटित कर सकती। तो मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूं उन्हें कि जो भुगतान की तारीख है वो 19/6/19 से लेकर 5 मार्च 2020 तक है, और ये वही काल है। और देखिए, मुझे भी एक प्रश्न का उत्तर बहुत लंबे समय से खोज रहा था कि किस तरह कमलनाथ जी के भांजे रतुल पुरी जी लास वेगास जाते हैं और एक रात में 8 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं। तो मैं भी सोचता था कि ये धन कहां से आता है। आज आपकी ये डिबेट के माध्यम से कम मैं अपडेट हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री मामा थे उनका भांजा किस तरह पैसे खर्च करता था और वो कहां से आते थे। तो इतनी जानकारी अगर आपने जुटा ली ब्रिज गोपाल जी, तो 244 में से 8 चले गए, ये बचे 236, वो कहां गए? खर्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें देखकर फिर लगता है कि इनके पास इतना धन कैसे आता है। हम लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में 1990 से काम कर रहे हैं, परंतु ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है। मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि एक दो छोटे मोटे काम शासन के टेंडरिंग के मैंने भी किए हैं, परंतु मुझे कभी भी 1 रुपए का एडवांस पेमेंट नहीं हुआ। 244 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट हो जाना, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी साजिश। बड़े कार्यकर्ता होके इतना छोटा काम नहीं करा पाए ब्रिज गोपाल जी, आप इतना तो मिल जाना चाहिए था, भरोसे के आदमी है। मध्य प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे की काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अच्छा ठीक है ब्रिज गोपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। समर जी, अब जब देखिए ब्रिज गोपाल जी और हमारे सहयोगी देवेंद्र आपको उन तारीखों के बारे में बता रहे हैं, फिर सवाल ये जरूर उठता है कि फिर वही बातें आती हैं। आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं कि एडवांस पेमेंट हो सकता है, नियम में शर्तें हो सकती हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आप 1/4 तक हद से हद पेमेंट कर सकते हैं, वो भी विशेष परिस्थितियों में, लेकिन अग्रिम भुगतान समझ से परे है।
पूरा का जी, मैं पूरा। वही कहना चाह रहा हूं कि जो विधायक मेश्राम है उन्होंने अपनी ही पार्टी की जो है कलाई खोल के यहाँ पर रखी है, तभी उनको जवाब नहीं मिला और उसके बाद तुरंत बाद बोल दिया जाता है कि आपको जो है एनओसी मिल जाएगी इन्वायरमेंट की तरफ से। तो जहां तक की बात है श्रीमान, हमको पहले से ही पता है कि किस प्रकार से इस घोटाले को किया गया है और इसके अंदर सबसे ज्यादा कमल जी, संलिप्तता तारीखों को भी भारतीय विश्वास नहीं जनता कर रहे हैं क्या? पार्टी 19 ब्रजगोपाल जी, एक इनके मिनट। इनके लोगों जून से की है, लेकर 5 इनके मार्च लोगों तक की है। पूरे और जहां समय तक बात है, कमलनाथ देखिए ब्रजगोपाल जी, एक मिनट सर, एक मिनट। ये बोलना चाहूंगा कमल मैं जी थोड़ा कि देर कभी भी याद कुछ दिला भी रहा होता था, है। मतलब भारतीय जनता सर, पार्टी ऐसे की ओर किसी इशारा की बात नहीं समझ में है। नहीं मैं आएगी। आपको ब्रजगोपाल जी, केवल ये एक मिनट। आग्रह कर रहा था कि तारीखें तो देख ले, मध्य प्रदेश के जो दर्शक देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे? श्रीमान, आपके ठीक, बताना ब्रजगोपाल जी, एक चाहूंगा, मिनट, एक मिनट सर, कांग्रेस बारी की बारी। सरकार रहते हुए भाजपा के लोगों ने भुगतान कर दिया। समर जी, मैं मतलब आपसे एक थोड़ा सवाल सा ये आप इसको पूछना सोच चाहता हूं। समझ के बोले, मैं आपने तो इसलिए आपको आग्रह आपने कर रहा हूं। विधायक मेश्राम का जिक्र किया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप मेश्राम साहब का वाकई ये नहर बनाना चाहते थे, आप जनता का भला करना चाहते थे, तो आपके विधायकों ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि हमने जिस नहर को शुरुआत की, आप क्रेडिट लेने के लिए तो दोनों सियासी दल आगे आते हैं, आपने क्यों नहीं इसको लेके, आपके विधायकों ने क्यों नहीं सवाल उठाया? जी देखिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के दौर से कांग्रेस उस समय से गुजर रही थी और आज भी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है यहाँ पर, आपको देखना पड़ेगा जहां तक की बात है। और जब ये जिम्मेदारी परेशान कर रही है समर जी, अरे पहले एक बात तो ब्रजगोपाल तय जी, कर लीजिए। आप मेरी बात सुनिए सर। या नाम मैंने समर जी बोला है सर, एक मिनट रुकिए। हाँ समर जी, कंप्लीट करिए, फिर मैं जाता हूं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक दौर था वहां पर, उसके बाद में लॉकडाउन का काफी लंबा समय निकल गया। तो कांग्रेस ने जहां पर भी हमको घोटाले और घपले दिखते हैं, भले वो नीट का घोटाला हो, भले वो आपका नर्सिंग घोटाला हो, जो बीएड घोटाला हो, हम वहां पर सशक्त रूप से सामने एक विपक्ष बन के खड़े होते हैं। लेकिन जहां नहीं तक नहीं की सर, बात है, देखिए, ये घोटाला जितना जो- मजबूती से सवाल ब्रजगोपाल जी के लिए कि 4 साल में आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, उतना ही सवाल आपके लिए भी कि 4 साल में आपने बतौर मुख्य विपक्षी दल आपने इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं, या आप जी मजबूती से देखिए, सामने क्यों नहीं आए? उसमें अब आप अपनी कमजोरियां 2022 गिनाएंगे से तो क्या चलेगा? 2022 से इसकी जो ये हुआ है, घोटाला हुआ है, इसकी जो जांच ऑलरेडी चल रही थी। आप पता कर सकते हैं। तो जब ऑलरेडी जांच चल रही है, तो जांच में निकला कि आपको मालूम है सर कुछ जानकारी? जांच चल रही है, तो जांच एक मिनट, आखिरी 30 सेकंड भास्कर जी को दूंगा। हाँ जी भास्कर जी बोलिए, 30 सेकंड में बताइए। जहां तक की बात एक मिनट सर, समर जी, एक मिनट, ब्रजगोपाल जी, एक मिनट। 750 करोड़ की परियोजना थी, जिसमें कि रनिंग बिल जितना हुआ है मटेरियल के लिए जो था वो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें करने के। लेकिन सवाल ये है कि लगातार चेक काटे गए। दूसरी बात ये, जो अभी एनओसी की बात कही जा रही है, तो एनओसी जो पहले परियोजना थी संभवतः उसकी एनओसी थी। अभी ये लोग जब फंसे हुए हैं तो ये दोबारा जो है एनओसी लेकर के दूसरी जगह छोटे छोटे बांध बनाने की बात चल रही है। पुराने बांध जो मेन बांध था उसकी एनओसी की बात नहीं चल रही है। जो 2 जगह छोटे छोटे बांध बना करके और लीपापोती कर करके किसी तरीके से इसको टालने का काम किया जा रहा है, जिसकी एनओसी की बात की जा रही है और जिसको मिलने में लगभग 1-1.5 साल लग जाएंगे। और जो ये कह रहे थे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर केवल मेरा किसी उससे लेना देना नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो उस समय के प्रोक्योरमेंट प्रधान अभियंता थे, जो जब ये आप टेंडर हुआ, अभियंता के पीछे पड़े हैं सर। यहाँ तो पूरी नहर गायब हो गई, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अब नहर मिल जाए किसी भी तरह से, वो बड़ी बात है सर। बाकी धन्यवाद है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भास्कर जी, समर जी, ब्रजगोपाल जी, देवेंद्र, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।